जरा सोचिए, एक ऐसी सल्तनत जो 750 सालों से कायम है और फिर अचानक बिना एक भी तलवार उठाए घुटने टेक देती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की बिल्कुल सच्ची कहानी है। और आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि आखिर कैसे मराठों ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो सवाल यही उठता है ना? 750 साल, इतना लंबा वक्त, आखिर कैसे कोई इतना पुराना राज बिना लड़े ही खत्म हो गया? क्या कोई अंदरूनी साजिश थी, कोई ज़बरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजी, या फिर क्या ये सल्तनत अंदर से ही खोखली हो चुकी थी? चलिए इस ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी का एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है। इस कहानी में वो चेहरा है रघुजी भोसले प्रथम। अब ये कोई शहजादे पैदा नहीं हुए थे, नहीं, इनका खानदान तो शिवाजी की फौज में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। लेकिन रघुजी की आंखों में एक बादशाह का सपना पल रहा था, और यही सपना आगे चलकर हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला था। रघुजी का सफर बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह था। शुरुआत हुई एक सिलेदार के तौर पर, मतलब एक घुड़सवार सैनिक जो अपने घोड़े और हथियार खुद लाता था। एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट थी, हाँ, लेकिन पावर से बहुत दूर। फिर किस्मत ने एक ऐसा पासा पलटा, एक शिकार के दौरान उन्होंने छत्रपति शाहू की जान एक बाघ से बचाई। बस इस एक बहादुरी ने सब कुछ बदल दिया। उन्हें सिर्फ जागीरें नहीं मिली, उन्हें मिला छत्रपति की साली सलूबाई का हाथ। एक झटके में रघुजी एक आम सैनिक से सीधे रॉयल फैमिली के रिश्तेदार बन गए। अब रॉयल फैमिली से रिश्तेदारी ने रघुजी की भूख को कम नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। उन्हें पावर का चस्का लग चुका था। उनका अगला निशाना था पड़ोसी और बेहद अमीर गोंड राज्य नागपुर। और जिस तरीके से उन्होंने नागपुर को हासिल किया, वो स्ट्रैटेजी की टेक्स्ट बुक में लिखने लायक है। तो नागपुर पर कब्जा, ये एक मास्टर क्लास था धैर्य और परफेक्ट टाइमिंग का। स्टेप 1, उन्हें एक बचाने वाले के तौर पर बुलाया गया। काम था वली शाह को हटाना, जिसने तख्त पर कब्जा कर लिया था। रघुजी ने अपना काम किया, असली वारिसों को गद्दी पर बिठाया और घर लौट गए। लेकिन उनकी नज़रों में उस राज्य की दौलत बस चुकी थी। फिर जैसा अक्सर होता है, दोनों भाई आपस में ही लड़ने लगे। बड़े भाई ने फिर रघुजी से मदद मांगी, और इस बार रघुजी ने मौका देख लिया। वो आए, लेकिन इस बार वापस जाने के लिए नहीं। एक भाई को राज्य से निकाल दिया और दूसरे के प्रोटेक्टर यानी संरक्षक बन गए। नाम के लिए राजा वो था, लेकिन असल पावर वो अब रघुजी के हाथों में थी। वो एक मसीहा बनकर आए और शासक बनकर रह गए। सिंपल, ये एक लाइन ही उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को आसान शब्दों में समझा देती है। उन्होंने ये दिखा दिया कि कभी कभी किसी राज्य को जीतने के लिए दरवाजे पे फौज खड़ी करने की जरूरत नहीं होती, बस मेहमान बनकर अंदर आना होता है। नागपुर हाथ में था। अब रघुजी सिर्फ एक किस्मत वाले सिपाही नहीं थे, वो मराठा एम्पायर के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे। और अब उनकी नजरें एक और भी बड़े प्राइस पर टिकी थीं, छत्तीसगढ़ की उपजाऊ और दौलतमंद जमीन। तो छत्तीसगढ़ पर ही हमला क्यों? इसके पीछे असल में कई वजहें थी। एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा। पहला, मराठा एम्पायर को पूरब की तरफ फैलना था। दूसरा, रघुजी को अपनी फौज को सैलरी देने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। तीसरा, उनका जो असली टारगेट था बंगाल, वहां तक का रास्ता सीधा छत्तीसगढ़ से होकर जाता था। और सबसे जरूरी, छत्तीसगढ़ उस वक्त अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा था। एक बूढ़ा दुखी राजा और घर का भेदी, उनका ही एक रिश्तेदार जो मराठों को आने का न्योता दे रहा था। रघुजी जैसे महत्वाकांक्षी आदमी के लिए ये कोई मौका नहीं था, ये तो एक गारंटी थी। इस पूरे प्लान की स्क्रिप्ट तो रघुजी ने लिखी थी, लेकिन इसे जमीन पर उतारने वाला कोई और था। उनका सबसे भरोसेमंद जनरल भास्कर पंत कोल्हटकर। साल था 1741 और भास्कर पंत को ही हुक्म मिला कि वो छत्तीसगढ़ पर चढ़ाई करें और इतिहास का रुख बदल दे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये हमला असल में हमला था ही नहीं। भास्कर पंत तो एक बड़ी लड़ाई की तैयारी से पहुंचे थे, लेकिन उनका सामना करने वाला वहां कोई था ही नहीं। ना कोई घेराबंदी, ना कोई जंग। किले के दरवाजे खुले थे और उन पर सफेद झंडा लहरा रहा था। इतना शक्तिशाली कलचुरी साम्राज्य बिना एक तीर चलाए हार मान चुका था। इस बिना खून खराबे वाली जीत का एक फौरी और बहुत जबरदस्त नतीजा निकला। एक सदियों पुरानी सल्तनत खत्म हो गई। बस एक दिन में उस पूरे इलाके की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई।
750 साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 750 साल। ये एक ऐसा राजवंश था जिसने कितने ही साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा होगा। और फिर 1741 में ये सब एक दिन में खत्म हो गया। एक पूरा का पूरा युग मानो रातों रात इतिहास की किताब से ही मिटा दिया गया हो। ये जो बदलाव था ये 100% मुकम्मल था। रातों रात पावकलचुरी राजवंश से मराठा साम्राज्य के हाथों में चली गई। छत्तीसगढ़ अब एक आज़ाद राज्य नहीं था, वो अब एक जागीर था। राजा रघुनाथ सिंह के सिर पर ताज तो था, लेकिन उसकी सारी पावर छिन चुकी थी। मतलब पूरी पॉलिटिक्स ही उलट-पुलट हो गई थी। जीत के बाद मराठों ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी नई हुकूमत कायम करने के लिए तेजी से कदम उठाए। मराठों ने अपनी पावर को मजबूत करने के लिए बहुत स्मार्ट तरीके से काम किया। सबसे पहले उन्होंने 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया, सीधा इकोनॉमिक कंट्रोल। फिर प्रशासन पर नजर रखने के लिए अपना एक आदमी, एक प्रतिनिधि बिठा दिया। और ये बहुत चालाकी की बात थी। उन्होंने पुराने राजा को नाम के शासक के तौर पर बनाए रखा, ताकि लोगों को लगे कि ज्यादा कुछ बदला नहीं है। और आखिर में छत्तीसगढ़ को ऑफिशियली नागपुर राज्य का हिस्सा बना लिया गया। गेम, सेट एंड मैच। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या ये जीत मराठों की शानदार रणनीति और महत्वाकांक्षा का नतीजा थी, या ये सिर्फ कलचुरी साम्राज्य की अंदरूनी कमजोरी और टूटन का नतीजा था? शायद जवाब इन दोनों का एक मिक्सचर है। और ये हमें इतिहास का एक ऐसा सबक सिखाता है जो कभी पुराना नहीं होता, कि सत्ता के खेल में कोई भी खाली जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती।